हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 18 एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। हैरी टेंट के प्रवेश द्वार पर बैठ गया। उसने साफ हवा की गहरी सांस भरी। बर्फ की चमकती पहाड़ी के ऊपर से उगते सूरज को देखना दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। छड़ी टूटने से जैसे उसकी एहसास करने की शक्ति खत्म हो गई थी, वो इसका आनंद नहीं ले पाया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी उंगलियां अपनी बाहों में गड़ा रहा था, जैसे शारीरिक दर्द को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसका खून इतनी बार बहा था कि वो गिनती भूल गया था। एक बार तो उसके दाहिने हाथ की सारी हड्डियां गायब हो गई थीं। बहरहाल पहले कभी उसने खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर, खाली, खोखला महसूस नहीं किया था। जैसे जादुई शक्ति का सबसे अच्छा हिस्सा उससे छीन लिया गया हो। वो जानता था कि अगर वो ये बात हरमाइनी से कहेगा तो वो क्या कहेगी। वो कहेगी कि छड़ी बस उतनी ही अच्छी होती है जितना कि उसका इस्तेमाल करने वाला। लेकिन ये बात सही नहीं है। उसका मामला अलग था। हरमाइनी ने छड़ी को किसी कंपास की सुई की तरह घूमते और दुश्मन की तरफ सुनहरी लपटें मारते महसूस नहीं किया था। वो छड़ियों के फीनिक्स के जुड़वां बाल के संरक्षण को खो चुका था। छड़ी के नष्ट होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उस पर कितना निर्भर था। उसने जेब से टूटी हुई छड़ी के टुकड़े निकाले, उनकी तरफ देखे बिना गले में लटके हैग्रिड के पाउच में रख लिया। पाउच अब बहुत सारी टूटी और निरर्थक चीज़ों से पूरी तरह भर चुका था। हैरी का हाथ पुरानी सुनहरी गेंद से टकराया। एक पल के लिए उसे मन हुआ कि उसे निकाल कर फेंक दे। ये अभेद्य थी, मददगार नहीं थी, बेकार थी, जैसे डम्बलडोर की छोड़ी हर चीज़ थी। उसके मन में डम्बलडोर के प्रति गुस्सा लावे की तरह उबल रहा था। उसके भीतर की हर चीज़ को जलाने लगा। डम्बलडोर ने उसे अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो बिना किसी मदद के अकेले ही अनजान खतरों से जूझता रहे। डम्बलडोर ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था, कोई चीज़ नहीं दी थी। उन लोगों के पास तलवार नहीं थी। अब तो हैरी के पास छड़ी भी नहीं थी। यही नहीं, उसके पास से उस चोर की तस्वीर गिर गई थी और निश्चित रूप से अब वोल्डेमॉर्ट के लिए उसका पता लगाना आसान हो जाएगा। वोल्डेमॉर्ट के पास अब सारी जानकारी थी। हैरी, हरमाइनी डर रही थी हैरी कहीं उसी की छड़ी से उसे शाप न मार दे। उसकी आंखों पर आंसू के निशान थे। वो हैरी के पास झुक कर बैठ गई। उसके हाथ में चाय के 2 कप कांप रहे थे। उसकी बाह के नीचे कोई भारी चीज़ थी। धन्यवाद, हैरी ने कप लेते हुए कहा। अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हैरी हरमाइनी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हैरी, तुम जानना चाहते हो कि तस्वीर वाला लड़का कौन था? देखो, मेरे पास ये पुस्तक है। सहमते हुए उसने पुस्तक हैरी की गोद में रख दी। ये एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला पुस्तक की नई प्रति थी। कहाँ? कैसे? ये बथिल्डा के सिटिंग रूम में थी। इसके ऊपर ये चिट्ठी चिपकी थी। प्रिय बथिल्डा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। पुस्तक की एक प्रति भेज रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। मुझे लगता है वास्तव में ये तब आई होगी जब असली बथिल्डा जिंदा होंगी, लेकिन शायद वो इसे पढ़ने की अवस्था में नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हैरी ने डम्बलडोर के चेहरे की तरफ देखा। उसके मन में वहशी आनंद का ज्वार उठने लगा। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? हैरी ने नजरें उठाकर देखा। हरमाइनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो समझ गया उसके चेहरे पर गुस्से का झलक है। नहीं नहीं हरमाइनी, मैं जानता हूँ ये एक दुर्घटना थी। तुम हम दोनों को वहाँ से जिंदा निकालने की कोशिश कर रही थी। तुमने कमाल का काम किया। अगर तुम मेरी मदद के लिए नहीं आई होती तो मैं मर गया होता। उसने उसकी फीकी मुस्कान लौटाने की कोशिश की। पुस्तक की तरफ देखने लगा। वो पन्ने पलटकर तस्वीरें देखने लगा। लगभग तत्काल ही उसे अपनी मनचाही तस्वीर मिल गई। युवा डम्बलडोर और उनका आकर्षक साथी जो किसी मजाक पर बेतहाशा हंस रहा था। हैरी ने कैप्शन पर निगाह डाली। एल्बस डम्बलडोर अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने मित्र गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड के साथ। हैरी कुछ पलों तक कैप्शन को घूरता रहा। ग्रिंडेलवाल्ड, उनका मित्र? उसने कनखी से हरमाइनी को देखा, जो इस नाम को इस तरह देख रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ हो। ग्रिंडेलवाल्ड? बाकी तस्वीरों को नज़रअंदाज करते हुए हैरी ने उस तस्वीर के आसपास के पन्नों पर निगाह डाली। पूरी बात समझने के लिए पीछे जाना ज़रूरी था। अंततः वो उस अध्याय के शुरू में पहुंच गया जिसका शीर्षक था बहुसंख्यक लोगों की भलाई। वो और हरमाइनी इसे एक साथ पढ़ने लगे। शीघ्र ही अपना 18वां जन्मदिन मनाने जा रहे डम्बलडोर जब हॉगवर्ट्स से निकले तो वो प्रशंसा के गुब्बारे पर उड़ रहे थे। हेड बॉय, प्रीफेक्ट, बेहतरीन मंत्र मारण, बारनाबास फिंकले पुरस्कार के विजेता, जादूगर, न्याय सभा में ब्रिटेन के युवा प्रतिनिधि, कैरो में हुए अंतर्राष्ट्रीय कीमियागर,
सम्मेलन में क्रांतिकारी योगदान के लिए स्वर्ण पदक विजेता। इसके बाद डंबलडोर एफियस डोस के साथ दुनिया के भ्रमण पर जाना चाहते थे, जो उनका बुद्धू लेकिन समर्पित चमचा था। दोनों युवक लंदन में रिश्ती कड़ाही में रुके अगली सुबह ग्रीस जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी उल्लू डंबलडोर की मां की मौत की खबर लेकर आ गया। निश्चित रूप से डंबलडोर तत्काल गॉड्रिक्स हॉलो लौट आए, शायद अपने छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए। लेकिन ये सवाल उठता है कि वास्तव में उन्होंने उनकी कितनी देखभाल की। एबरफोर्थ तो सिर फिरा था। अगर एल्बस अपने आवारा छोटे भाई को सांत्वना नहीं दे रहे थे तो फिर क्या कर रहे थे? ऐसा लगता है कि वो अपनी बहन की कैद को सुनिश्चित कर रहे थे। यानी पहली जेलर केंड्रा के मरने के बाद भी एरियाना डंबलडोर की दयनीय दिशा में कोई फर्क नहीं आया था। उसके जिंदा होने के बारे में डोज जैसे चुनिंदा बाहरी लोगों को ही मालूम था, जो उसकी बीमारी की कहानी पर यकीन करते थे। केंड्रा की मौत के वक्त गॉड्रिक्स हॉलो में सिर्फ बथिल्डा से ही डंबलडोर की मां की बातचीत होती थी। दुर्भाग्य से बथिल्डा ने अपने जीवन की शुरुआत में जो बुद्धिमत्ता की चमक दिखाई थी वो फीकी पड़ चुकी थी। आग जल रही है लेकिन कड़ाही खाली है। जैसा आइवर डिलाइंस बाई ने मुझे बताया कि एनिक स्मीक के थोड़े ज़मीन से जुड़े वाक्यांश वो गिलहरी जितनी पागल हैं। बाकी जादूगर दुनिया की तरह ही बथिल्डा भी सम्मोहन के पलटवार को केंड्रा की असमय मृत्यु का कारण मानती हैं। यही बात एल्बस और एबरफोर्थ ने कई सालों में दोहराई है। बथिल्डा एरियाना को कमज़ोर और नाजुक कहकर पारिवारिक टिप्पणी का प्रचार करती है। बहरहाल इसके बारे में मैंने बथिल्डा पर सत्यद्रव का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही लाभदायक रहा क्योंकि वो सिर्फ एल्बस डंबलडोर की ज़िंदगी के सबसे अच्छी तरह छिपाए रहस्य की कहानी जानती थी। गुप्त कलाओं के प्रति एल्बस की नफरत, मगलुओं के दमन के प्रति उनका विरोध, यहाँ तक कि अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा थी। डंबलडोर के प्रशंसक अब तक यही मान रहे थे। गर्मियों में जब डंबलडोर गॉड्रिक्स हॉलो में अपने घर लौटे तो अनाथ हो चुके थे, परिवार के मुखिया थे। उसी साल गर्मी में बथिल्डा बैकशॉट के घर उनकी बहन का नाती गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड घूमने आया था। ग्रिंडेलवाल्ड का नाम कुख्यात था। उसका नाम खतरनाक शैतानी जादूगरों की सूची में था। क्योंकि ग्रिंडेलवाल्ड ने अपने आतंक का साम्राज्य ब्रिटेन में कभी नहीं फैलाया, इसलिए उसके शक्तिशाली बनने का वर्णन यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। ग्रिंडेलवाल्ड की शिक्षा दीक्षा डर्मिस्ट्रेंग के स्कूल में हुई थी, जो गुप्त कलाओं के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण सहिष्णुता के लिए तब भी कुख्यात था। ग्रिंडेलवाल्ड भी डंबलडोर जितना ही प्रतिभाशाली था। बहरहाल अपनी प्रतिभा के दम पर पुरस्कार जीतने के बजाय गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड ने उसका दूसरा इस्तेमाल किया। जब वो 16 साल का था तो डर्मिस्ट्रेंग जैसे स्कूल ने भी ये महसूस किया कि वो गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड के खतरनाक प्रयोगों को अनदेखा नहीं कर सकता। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। जानकारों का दावा है कि कुछ महीनों के लिए वो बाहर चला गया। अब ये रहस्य उजागर किया जा सकता है कि उस दौरान ग्रिंडेलवाल्ड गॉड्रिक्स हॉलो में अपनी नानी की बहन के यहाँ रह रहा था। एल्बस डंबलडोर से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर उन दोनों की उम्र के दोस्त नहीं थे, दोनों ही एक दूसरे को फौरन पसंद करने लगे। ये सच है। बथिल्डा ने मुझे एक चिट्ठी भी बताई जो एल्बस डंबलडोर ने गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड को देर रात भेजी थी। दोनों बहुत प्रतिभाशाली थे और एक दूसरे से चिपके रहते थे। एल्बस के मन में कोई भी विचार आता तो वो तत्काल गैलेट को बता देते। और वो विचार क्या थे? हालांकि एल्बस डंबलडोर के प्रशंसकों को ये जानकर सदमा लगेगा, लेकिन यहाँ पर उनके 17 साल के हीरो के विचार बताए जा रहे हैं, जो उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को लिखकर भेजे थे। मूल पत्र की प्रति पृष्ठ 463 पर देखी जा सकती है। गैलेट, मगलों की भलाई के लिए जादूगरों के उन पर आधिपत्य का तुम्हारा तर्क मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, हमें शक्ति दी गई है। हाँ, वो शक्ति हमें शासन करने का अधिकार देती है। हम नए समाज का निर्माण करेंगे जहाँ हमारा विरोध होगा, जो निश्चित रूप से होगा। वहाँ ये हमारे सभी तर्कों का आधार होगा। हम बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिए सत्ता अपने हाथ में लेंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ हमारा प्रतिरोध होगा वहाँ हम सिर्फ उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जितनी आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। डर्मिस्ट्रेंग में तुमने यही गलती की थी, लेकिन उसका मुझे गिला नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें स्कूल से निकाला नहीं जाता तो हमारी मुलाकात नहीं होती। एल्बस, उनके कई प्रशंसक हैरान और हतप्रभ होंगे, लेकिन ये पत्र इस बात का सबूत है कि एल्बस डंबलडोर ने कभी गोपनीयता अधिनियम की धज्जियां उड़ाने और मगलुओं पर जादूगरों का शासन स्थापित करने का सपना देखा था। एल्बस डंबलडोर बहुत घिनौने नजर आते हैं, क्योंकि जब उन्हें अपनी माँ का दुख होना चाहिए था, अपनी बहन की देखभाल करनी चाहिए थी, उस वक्त वो दुनिया पर शासन करने की योजना बना रहे थे।
दोस्ती होने के 2 महीने बाद ही डम्बलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड अलग हो गए। इसके बाद उनकी मुलाकात तब तक नहीं हुई जब तक कि उनमें ऐतिहासिक द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ। अचानक दोस्ती टूटने का क्या कारण था? क्या डम्बलडोर होश में आ गए थे? क्या उन्होंने ग्रिंडेलवाल्ड से साफ कह दिया था कि वो उसकी योजना में हिस्सा नहीं लेना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मथिल्डा कहती हैं ये एक भयंकर सदमा था। ये तब हुआ जब गैलेट उन्हीं के घर था। एक रात वो बहुत परेशान हालत में लौटा। मुझसे बोला वो घर जाना चाहता है। वो बहुत दुखी दिख रहा था। मैंने एक आवागमन कुंजी से उसे भिजवा दिया। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। एल्बस डम्बलडोर एरियाना की मौत से बहुत दुखी थे। एबरफोर्थ ने एल्बस को एरियाना की मौत के लिए दोष दिया, जैसा लोग इन भयंकर परिस्थितियों में अक्सर करते हैं। बेचारा एबरफोर्थ हमेशा थोड़ी पागलपन भरी हरकतें करता था। चाहे जो हो, अंत्येष्टि के समय एल्बस की नाक तोड़ना अच्छी बात नहीं थी। इस बात से केंड्रा का दिल टूट जाता कि उसके बेटे अपनी बहन की लाश के ऊपर लड़े थे। लेकिन कितने अफसोस की बात है, गैलेट अंत्येष्टि के लिए नहीं रुका। इससे कम से कम एल्बस को तसल्ली मिलती। कफन के पास हुई लड़ाई की जानकारी सिर्फ उन लोगों के पास है जो एरियाना डम्बलडोर की अंत्येष्टि में गए थे। आखिर एबरफोर्थ ने डम्बलडोर को अपनी बहन की मौत के लिए एल्बस को दोष क्यों दिया था? ग्रिंडेलवाल्ड, जिसे साथी विद्यार्थियों पर घातक हमलों के कारण डर्मस्ट्रैंग से निकाल दिया गया था, एरियाना की मौत के चंद घंटों बाद ही देश छोड़कर चला गया था और एल्बस ने उसे दोबारा तब तक नहीं देखा जब तक कि जादूगर समुदाय के आग्रह के कारण वो उसे लड़ने पर मजबूर नहीं हुए। ना तो डम्बलडोर ना ही ग्रिंडेलवाल्ड ने बाद में अपनी किशोरावस्था की इस संक्षिप्त दोस्ती का जिक्र किया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि डम्बलडोर ने गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड से द्वंद्व युद्ध करने के लिए 5 साल तक टाल मटोल की थी, जिस दौरान बहुत सी मौतें हुईं, लोग लापता हुए और कई भयंकर घटनाएं हुईं। क्या डम्बलडोर की झिझक का कारण ये था कि वो उससे प्यार करते थे, या अपने पुराने दोस्त का भेद नहीं खोलना चाहते थे, या सिर्फ अनिच्छा से ही डम्बलडोर उस व्यक्ति को पकड़ने गए थे जिससे मिलकर वो कभी खुश हुए थे? और एरियाना की रहस्यमय मौत कैसे हुई? क्या वो किसी शैतानी कर्मकांड का अनजान शिकार थी? क्या संभव है कि एरियाना डम्बलडोर के लिए वो पहली शख्स थी जिसने बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिए अपनी जान दी थी? अध्याय समाप्त हो गया। हैरी ने ऊपर देखा। हरमाइनी उससे पहले ही पूरा पेज पढ़ चुकी थी। उसने हैरी के हाथों से पुस्तक ली और उसके चेहरे का भाव देखकर थोड़ी दहशत में दिखने लगी। उसने पुस्तक की तरफ देखे बिना इसे बंद कर दिया, जैसे किसी भद्दी चीज को छुपा रही हो। हैरी, लेकिन हैरी ने अपना सिर हिला दिया। उसके भीतर की निश्चितता खत्म हो गई थी। उसे ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा रॉन के जाने के बाद महसूस हुआ था। उसे डम्बलडोर पर भरोसा था। वो उन्हें अच्छाई और बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानता था, लेकिन अब सब कुछ राख हो गया था। उसे अभी और कितना खोना पड़ेगा? रॉन, डम्बलडोर, माया पंछी की छड़ी, हैरी। हरमाइनी ने जैसे इन विचारों को पढ़ लिया था। मेरी बात सुनो, ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन ये बात मत भूलो, इसे रीटा स्कीटर ने लिखा है। हैरी, तुमने ग्रिंडेलवाल्ड को लिखा वो पत्र पढ़ा था, है ना? हाँ, मैंने पढ़ा था। वो परेशान दिखती हुई थोड़ी झिझकी और चाय के कप को अपने ठंडे हाथों में झुलाने लगी। मुझे लगता है कि वो सबसे बुरा हिस्सा था। बथिल्डा के हिसाब से ये सिर्फ बातें थीं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों की भलाई बाद में ग्रिंडेलवाल्ड का सूत्र वाक्य बन गया था। उसके अत्याचारों को सही ठहराने का तर्क। और उस चिट्ठी से ऐसा लगता है डम्बलडोर ने ही उसे ये विचार दिया था। नॉर्मन गार्ड के प्रवेश द्वार के ऊपर बहुसंख्यक लोगों की भलाई लिखा हुआ है। नॉर्मन गार्ड क्या है? वो जेल जो ग्रिंडेलवाल्ड ने अपने विरोधियों को कैद करने के लिए बनाई थी। डम्बलडोर ने जब उसे पकड़ लिया तो वो अंततः खुद भी वहीं पहुंच गया। खैर, ये बड़ा भयंकर विचार है कि डम्बलडोर के विचारों के कारण ग्रिंडेलवाल्ड को शक्तिशाली बनने में मदद मिली। लेकिन दूसरी तरफ रीटा ये नहीं कह सकती थी कि उनकी जान पहचान चंद महीनों से ज़्यादा चली थी। तब उनकी उम्र बहुत कम थी। मैं जानता था तुम यही कहोगी। वो अपना गुस्सा हरमाइनी पर उतारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके लिए आवाज़ सामान्य रखना मुश्किल था। मैं जानता था तुम यही कहोगी। वो छोटे थे हरमाइनी, उनकी उम्र उतनी ही थी जितनी हमारी है। हमें देखो, हम यहाँ गुप्त कलाओं से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि वो अपने नए दोस्त के साथ मिलकर मगलुओं पर शासन करने की योजना बना रहे थे।
उसका गुस्सा ज़्यादा समय तक काबू में नहीं रहेगा। इसे कुछ हद तक कम करने के लिए वो उठकर टहलने लगा। हरमाइनी ने कहा, मैं डंबलडोर की लिखी बातों का बचाव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। शासन करने का अधिकार वाली बात बकवास है, ये जादू ही शक्ति है वाली बात है। लेकिन हैरी, उनकी माँ की मौत कुछ समय पहले हुई थी। वो घर में अकेले थे। अकेले? वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके भाई बहन थे, लेकिन उन्होंने अपनी नकारा बहन को कैद कर रखा था। मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। चाहे उस लड़की के साथ जो भी गड़बड़ हो, मुझे नहीं लगता वो नकारा थी। जिस डंबलडोर को हम जानते हैं वो कभी ऐसा नहीं होने देते। जिस डंबलडोर को हम जानते थे वो मगलुओं पर शक्ति से शासन नहीं करना चाहते थे। हैरी चिल्लाया। उसकी आवाज़ खाली पहाड़ी पर गूंजी और कुछ काले पक्षी चीखते हुए हवा में उठे और मोती जैसे आसमान में उड़ गए। वो बदल गए थे हैरी, वो बदल गए थे, बस यही बात है। हो सकता है 17 साल की उम्र में वो इन बातों पर यकीन करते हों, लेकिन बाद में ज़िंदगी भर उन्होंने गुप्त कलाओं के खिलाफ लड़ाई की। डंबलडोर ने ही ग्रिंडेलवाल्ड को रोका था। उन्होंने ही मगलू संरक्षण और मगलू परिवार के जादूगरों के हकों की पैरवी की थी। उन्होंने शुरू से ही, तुम जानते हो कौन से संघर्ष किया था, उसे हराने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। रीटा की पुस्तक उन दोनों के बीच ज़मीन पर पड़ी रही, जिसके कवर पर छपा एल्बस डंबलडोर का चेहरा उनकी तरफ मुस्कुराता रहा। हैरी, माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी नाराज़गी का असली कारण यह है कि डंबलडोर ने ये बातें तुम्हें खुद कभी नहीं बताईं। शायद। हैरी गरजा। उसने अपने हाथ सिर के ऊपर उछाल दिए। वो नहीं जानता था कि वो अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था या अपने मोह भंग के भार से खुद की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। देखो तो सही, उन्होंने मुझसे क्या मांगा है हरमाइनी? अपनी जान जोखिम में डालो हैरी, बार बार, हर बार, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं हर चीज़ स्पष्ट करूँगा। बस मुझ पर अंधों की तरह विश्वास करो, भरोसा करो कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझ पर अंधा भरोसा करो, भले ही मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ। कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई, कभी नहीं। उसकी आवाज़ तनाव के मारे टूट गई। वो निरर्थकता के एहसास के साथ एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। हैरी को महसूस हुआ उस विशाल आसमान के नीचे वो कीड़े मकोड़ों जितने महत्वहीन थे। वो तुमसे प्यार करते थे, मैं जानती हूँ, वो तुमसे प्यार करते थे। हरमाइनी फुसफुसाई। हैरी ने बाहें नीचे गिरा ली। मैं ये तो नहीं जानता वो किससे प्यार करते थे हरमाइनी, लेकिन मुझसे कभी नहीं करते थे। वो जिस उलझन में छोड़ कर गए हैं उसे प्रेम नहीं कह सकते। उन्होंने मुझे अपने असली विचार बहुत कम बताए हैं। उससे बहुत ज़्यादा विचार तो उन्होंने गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड को बताए थे। हैरी ने बर्फ़ पर गिरी हरमाइनी की छड़ी उठा ली, फिर टेंट के प्रवेश द्वार पर बैठ गया। चाय के लिए धन्यवाद, मैं पहरेदारी का काम पूरा करूँगा, तुम अंदर गर्मी में चली जाओ। हरमाइनी झिझकी, लेकिन समझ गई हैरी उसे अंदर भेजना चाहता है। उसने पुस्तक उठाई, उसके पास से होती हुई टेंट में चली गई। जाते जाते उसने हैरी के सिर के ऊपरी हिस्से पर हल्के से हाथ फेरा। हैरी ने हरमाइनी के स्पर्श पर अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने के लिए खुद से नफरत करने लगा कि हरमाइनी की बात सच थी और डंबलडोर सचमुच उसकी परवाह करते थे।